वेलकम टू फेयर मीडिया। आज आपसे शेयर करेंगे हिंदुस्तान के हालात और हालात के साथ साथ द बिगेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स इन इंडियन माइनॉरिटीज के ताल्लुक से बात करेंगे और वो लोग जो चैलेंजेस फेस करते हैं और इन चैलेंजेस को फेस करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और वो क्या चैलेंजेस है और सरकारों के तरफ से और हिंदुस्तान की सोसाइटी की तरफ से। ये एक चीज़ जहन में है। शुरू से तो ये बदलते रहते हैं मसले मसाइल, तो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी ये तो मामूली हालात होते हैं हर मुल्क के, हर देश के जो गरीब देश होते हैं इस दुनिया में, वहाँ तो होते हैं। लेकिन यहाँ पर लास्ट 15 दिन 20 दिन से एक बात देखने को मिलती है कि जो बाजू का मुल्क है बांग्लादेश, और या तो जिंदगी भर की दुश्मनी आज़ादी आने से लेकर आज तक भी ये बरकरार है अपना मुकाम कम्युनल वायलेंस को रेकअप करने में और पोलराइजेशन इस इंडियन सोसाइटी को करने में। पाकिस्तान और बाजू के छोटे छोटे ममालिक नेपाल जैसे देश हैं और अफगानिस्तान और यहाँ पर श्रीलंका भी है, और इसमें जो बदलते हालात को देखकर मुसलमान एक माइनॉरिटी, लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स में मुसलमान होने के नाते ये लोग के चैलेंजेस क्या है वो इसलिए भी यहाँ पर साफ बात आती है कि देखने को भी ये मिलता है कि रिचेस्ट लोगों में मुसलमान या 5 या 7 लोग होते हैं, तो फिर ये लोग का योगदान मुसलमानों के हालात को देखने में या समझने में, वो लोग को कुछ मदद करने में, तो कुछ ये लोग का एक सिग्निफिकेंट रोल तो नहीं कह सकते, कम से कम ये लोग अपनी आवाज तक हिंदुस्तान के में जो हालात तो मुसलमान फेस करते हैं वो लोग के बारे में ना ही बात कर सकते हैं, ना ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ना ही ये लोग के मसलों के ऊपर अपनी आवाज बुलंद कर सकते, ना ही दूसरे मुल्कों में ये लोग किसी से बात कर सकते। तो ऐसे लोगों की बात करने से पहले हिंदुस्तान के मुसलमान का जो पॉपुलेशन ऑफिशियली 14.20 है वो उसके आसपास बढ़ता ही रहता है, छोटा छोटा मोटा नंबर में। लेकिन ये मेजॉरिटी 25 से 30 करोड़ गिनी जाती है, मानी जाती है, लेकिन ऑफिशियली 14.20 है। तो फिर इसमें फर्स्ट इश्यू यहाँ पर 2026 की बात करते हैं तो आज मुसलमान कितने मामलात से गुजर रहा है और कितने चैलेंजेस को फेस करता है। तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमान, द वर्ड ऑफ मुस्लिम इज नॉट यूज्ड एनीवेयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात तो कह सकते हैं। लेकिन माइनॉरिटी ग्रुप्स के नाते ये लोग को इंस्टीट्यूशन में और माइनॉरिटी स्टेटस की बात करते हैं, लेकिन और वहाँ पर वो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी माइनॉरिटी के पर्पस में या फिर मुसलमानों के फायदे में, या फिर मुसलमानों को स्टेटस देकर वो लोग कितना फायदा उठाते हैं। वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर एजुकेशनिस्ट के नाम पर जो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं और फाउंडेशंस भी चलाते हैं और लोगों में अपना भारी भड़कम नाम रखते हैं, लेकिन अवाम को कुछ नहीं करते। तो ऐसे चैलेंजेस में मुसलमान क्या है, फर्स्ट चैलेंज यहाँ पर देखते हैं। इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है ये मुसलमान, यानी हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो ये सेक्शन मुसलमानों का, माइनॉरिटीज, द इंडियन माइनॉरिटीज फेसिंग द चैलेंजेस, व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स में फर्स्ट खड़ा होता है या इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। ये मुसलमानों में इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहना और गरीबी, भूखमरी, ये तो मामला डिसएडवांटेज ग्रुप है नंबर 1। यानी इतनी बड़ी तादाद और इतनी बड़ी आबादी और इतने सारे मुसलमानों के नाम पर पार्टियां चलाने वाले, पार्टियां जिताने, पार्टियों के चीफ बनकर हिंदुस्तान सतह पर फिरने वाले वो लोग के भी कुछ इंस्टीट्यूशंस है, और वो लोग भी सियासत में इसलिए आते हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपनी जायदादों को, अपनी मुल्कियत को, अपने प्रॉपर्टीज, अपने असेट्स को बचाने के खातिर हिंदुस्तान के सतह में हिस्सा लेते हैं और ना ही मुसलमानों के लिए कुछ करते हैं। ये इस इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स की मदद करते हैं, ना ही वॉइस उठाते हैं। तो ये लोग डिसएडवांटेज किसमें है बताते हैं, गरीबी में आते हैं और लोएस्ट इनकम लेवल है ये लोग का, और पूर हाउसिंग है, ये लोग को घर नहीं होता, जॉब नहीं होता, और बेसिक सर्विसेज भी हिंदुस्तान में जो आवाम को मिलती हैं ऐसे भी सर्विसेज ये लोग को
प्रोवाइड नहीं होती, नहीं मिलती, वो इसलिए कि ये लोग गरीब हैं और डिसएडवांटेज है इकोनॉमिकली। और आइए देखते हैं दूसरा नंबर का मामला आता है हिंदुस्तान के चैलेंजेस मुसलमान जो फेस करते हैं, उसके ऊपर है ये एजुकेशन गैप है। यानी मेजॉरिटी ऑफ द यूथ या फिर स्टूडेंट्स समझिए कॉलेज लेवल तक ये लोग नहीं पहुंचते। ये गैप्स जितने आते हैं और उतने में बात यहाँ पर एनरोलमेंट रेट बहुत कम है कॉलेज लेवल पर, हाई स्कूल तक ही ये लोग 5th 6th 7th मैक्सिमम 9th 10th तक ड्रॉप आउट्स में ये लोग का मामला खत्म होता है। और कितने लोग अब परसेंटेज में तो नहीं होते, ये लोग परसेंटेज में नहीं आते, डिसमल्स में आते हैं और ये लोग की गिनती और उस तरीके से होती है। एजुकेशन सेक्शंस में गैप्स आया है, ये सेकंड मुद्दा है। देखिए यहाँ पर मुद्दे की बात हम इसलिए करते हैं कि यहाँ एक मुसलमान माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करता है और हिंदुस्तान में रहता है। यहाँ पर 80x20 की बात 4-5 साल से और गुज़िश्ता 11-12 साल से चलती है। 80x20 यानी 80 लोग एकजुट हो जाएं और 20 के खिलाफ लड़े, और ये 20 लोग माइनॉरिटी ग्रुप है, ये माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं और ये माइनॉरिटीज में मुसलमान बिगेस्ट और लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो फिर इसमें थर्ड नंबर आता है डिस्क्रिमिनेशन। याद रख लीजिए, डिस्क्रिमिनेशन ये थर्ड मुद्दा है हिंदुस्तान का मुसलमान जो फेस करता है, जिसको डिस्क्रिमिनेशन और इस्लाम फोबिया कहते हैं इसको। यानी इस्लाम फोबिया ये वर्ड तो कई सालों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और मीडिया में भी और मुसलमानों में भी और मुसलमान के दुश्मन में भी और मुल्क के दुश्मन में भी और ऐसे एलिमेंट्स जो सरकारों को चलाते हैं जो हिंदुस्तान की सत्ता पर आए और वो लोग के मामलात को भी देखते हैं, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर मिलता है? ये मुसलमानों को और हर जगह पर डेली लाइफ वर्क प्लेस में होता है, अपनी डेली लाइफ में होता है। और ये मुसलमानों के खिलाफ हिंदू सोसाइटी में हिंदुस्तान में ये जो बढ़ता चले जाता है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चाहे स्टेट लेवल की स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, या फिर लोकल बॉडीज होते हैं, या फिर नेशनल सतह पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स होते हैं, ये लोग के पास भी मुसलमानों के ताल्लुक से अपना एक भेदभाव और अपनी एक दो नजरियापन होता है। और इसका तो अभी तक इलाज तो कुछ नहीं हो पाया, वो इसलिए कि ये लोग की सरकार है, ये लोग सरकार में अकोमोडेट होते हैं और अकोमोडेशन में रहकर गरीब मुसलमानों को अपना एक दो नजरिए पन्ने से वो लोग को तकलीफ देते हैं। और वो मुसलमान आज भी तकलीफ इन मामलात से झेलता है। ये तीसरा नंबर है। और चौथा मुद्दा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट पॉलिसी बयास। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पॉलिसी बनाती है उसी में इस माइनॉरिटी ग्रुप के खिलाफ एक भेदभाव शुरू से ही अब फॉर्म कर लिया होता है। और ये लोग का मंशा भी ये होता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान के खिलाफ में काम करो डे एंड नाइट, और वो लोग के खिलाफ में पॉलिसी बनाओ और पॉलिसी बनाकर इम्प्लीमेंट करना ये लोग का काम होता है। और दूसरे तरफ लॉ एनफोर्समेंट जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स जो स्टेट लेवल, क्योंकि ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर स्टेट की गवर्नमेंट्स होते हैं, ये अलग अलग पार्टियों में भी फॉर्म करते हैं। तो फिर ये लोग के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो होते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स और जुडिशियरी हो या फिर और दूसरे स्टेट ऑर्गन्स जितने भी हो, ये लोग अब पॉलिसी बनाते हैं अपने आप अंदरूनी तौर पर। ये इन हिंदुस्तान के मेजॉरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी जो मुसलमान हैं वो लोग के खिलाफ में अमल करते हैं और यह यहाँ पर यहाँ तक के क्राइम्स भी करते हैं और इलीगल अरेस्ट भी करते हैं। और ये लोग को एंटी टेरर लॉ के तहत अरेस्ट करके कई सालों तक वो लोग की सुनवाई नहीं करते। अगर सुनवाई भी करते हैं तो फिर वो लोग को बेल नहीं मिलती। ये लोग को पहले जेल की बात आती है, उसके बाद में बेल की बात करते हैं। 5 साल से ज्यादा कई लोग इसमें यहाँ पर जेलों में बंद है, लेकिन ये लोग को छोड़ने की बात तो कहीं होती नहीं है और सरकार भी ये चाहती नहीं है। वो इसलिए कि स्टेट पॉलिसी यानी सरकार
सरकार की पॉलिसी खुद मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाने में होती है, तो फिर इस कानून को अमल करने की जिम्मेदारी तो एग्जीक्यूटिव को होती है, और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल लेवल तक भी ये ऑफिशियल्स मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम होते हैं, क्योंकि ये इंडिया में पब्लिक या फिर पीपल यूं कहिए 80% हिंदूज अगर होते हैं, तो फिर 20% यानी माइनॉरिटीज हैं। इस माइनॉरिटीज का रोल कितना नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट्स में देखने को मिल रहा है और आज के दिन और आज के हालात में। और मुसलमानों का हाल तो गुज़िश्ता 14 साल से या फिर ये 12 साल से जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है जब से तो चलता है, उससे पहले से न जाने। ये तो आज़ादी से लेकर आज तक ये मसला कम्युनल वायलेंस और कम्युनल राइट्स का मामला आज तक खत्म होना ही नहीं देखने को मिला कहीं भी। कभी भी हो सकता है, हिंदुस्तान के इतना बड़ा मुल्क है ये, कहीं भी ऐसे हालात होते हैं, क्राइम होता है, कम्युनल वायलेंस एरप्ट होता है, वहाँ कुछ लोग मारे जाते हैं, वहाँ के लोग को अरेस्ट किया जाता है, जेलों में बंद किया जाता है, और उस तरीके से यहाँ पर ये लोग के खिलाफ में पॉलिसी स्टेट पॉलिसी बनती है। तो फिर एग्जाम्पल देख लीजिए, बीजेपी के स्टेट्स जो जितने भी है हिंदुस्तान में 16, 17, 18 या फिर जो भी हो, या फिर एनडीए के पक्ष में हो, एनडीए के अलायंस में रहकर भी बीजेपी के पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में ऐसे चीफ मिनिस्टर्स कभी पीछे नहीं हटते देखने को मिलता है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के नारा चंद्रबाबू नायडू हो, या फिर बिहार के नीतीश कुमार हो, या ऐसे लोग एनडीए में जो है वो लोग के ताल्लुक से चलता है। और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, ये देखिए ये 5वां मुद्दा है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये मार्जिनलाइजेशन कहाँ पर, पार्लियामेंट में और राज्यसभा हो, लोकसभा हो, या फिर स्टेट असेंबलीज में ये लोग का नंबर कम होते जाता है, कम हो रहा है। और यहाँ पर ये देखने को मिलता है, ये लोग का परसेंटेज पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ के असेंबलीज में हो या फिर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में हो कितना है, ये यहाँ पर मार्जिनलाइज हो गया है। वो इसलिए होता है, इसलिए हुआ है कि हिंदू सोसाइटी में पोलराइजेशन, और ऊपर जितने भी मामला हम 5 टॉपिक्स पे बताए थे उनके हालात का डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। और यूं तो गवर्नमेंट में तो ये लोग का रिप्रेजेंटेशन कितना कम है, कम होता है, ये इसको दोबारा से फिर दूसरे कभी वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मामला इसलिए भी होता है कि मुसलमान अगर कोई इलेक्शन में लड़कर लोकल बॉडीज हो या फिर स्टेट बॉडीज हो या फिर नेशनल सतह पर इंडियन पार्लियामेंट में लड़ने के लिए अगर आता है, तो उसको मुसलमान पार्टी और मुसलमान लोग ही उसके दुश्मन बनते हैं, और वैसे आदमी को हरा देते हैं, और वैसे मामलात को आने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते इंडिपेंडेंट लोग को। चाहे इसको कंट्रोल करने में जो सरकारें चलाती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनके ताबेदार हो या फिर उनके टीम्स हो, ए टीम, बी टीम, सी टीम, चाहे कितने भी टीम्स समझ ले, यूं तो गुलाम भी समझ ले वो लोग को, तो फिर कुछ भी कहें तो कम है, क्योंकि वो लोग का भी एक हाथ होता है, वो लोग का भी एक रोल होता है। और जो ट्यूनिंग करते हैं, जो नेशनल सतह पर सरकार चलाते हैं, वो लोग के हिसाब से अपनी बात को रखते हैं, और मुसलमान कुछ लोग, चंद लोग, ये लोग के झांसे में आते हैं, ये लोग को समझते हैं कि ये कौम का मददगार है और ये कौम का नायक है और ये कौम की भलाई के लिए काम करता है। लेकिन ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता कि यहाँ पर बात ही तो मार्जिनलाइजेशन की हुई है। और ये 5वां अहम मुद्दा है, हिंदुस्तान के सतह पर मुसलमान जो झेल रहे हैं तकलीफात, चैलेंजेस को, इसका सामना करते हैं, और सामना कर कर जो आगे बढ़ते हैं, वो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये आज का पहला दिन है, ये पहला दिन 2026 का हम गुजार रहे हैं इस वक्त। और आज तक ये बात भी हम आपको साफ वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि फेयर मीडिया ऐसे चीज़ों को आज तक हिंदी में और तेलुगु में आपके सामने लगातार 3रा साल ये चलता है, और हमको ये भी खुशी है और आपको भी, हम हमेशा तक आपके थैंकफुल रहेंगे और आपके शुक्रगुजार रहेंगे। वो इसलिए कि हमारे वीडियोस को आपने देख रहा है और आपने हमारे वीडियोस को इज्जत दे रहे हैं, और हमारे जो उठाए हुए मुद्दे
नॉन बयास होते हैं, एकदम से इम्पार्शियल होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, वो इसलिए कि हम अपने बलबूते पे ही ये फेयर मीडिया चलाते हैं। ना ही दोस्त और ना तो दुश्मन, ना कोई हमारे साथ चलता है और ना ही चलने को तैयार होता है। वो इसलिए कि आज का मुसलमान हो या फिर आज का सगा भाई हो या फिर अपने फायदा, एक बेसिक फार्मूला लेकर चलता है। अगर कोई किसी का साथ दे तो फिर किस बुनियाद पर दे, अपना क्या फायदा होता है और अपने को क्या मिलता है, इस बुनियाद पर तो सोचते हैं, साथ देते हैं। तो फिर हम आज भी ये बात को वाज़े तौर पर कहते हैं, आज तक भी हमारा कोई साथ नहीं दिया और साथ देना भी नहीं चाहता, वो इसलिए कि उसको आता क्या है, ये सवाल की वजह से हम आज भी हमारे वीडियोस बनाने में और फिर मीडिया चलाने में कहीं कसर नहीं छोड़ा। अगर अगर जब कभी भी कहीं कहीं भी कुछ वक्त यानी 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर ऐसे बात आते हैं वीडियोस बनाने में, तो फिर यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ का नहीं रहना या फिर नौकरी छोड़कर चले जाना और उन वजहों से, उन हालात से, उन वजूहत से यहाँ पर कुछ दिन, एक हफ्ता या फिर 5 दिन या 2 दिन 4 दिन ऐसे दिनों में हम वीडियोस नहीं बना सकते। वो इसलिए कि टेक्निकल प्रॉब्लम हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फिर आइए देखते हैं फिर पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन के बाद इम्पोर्टेंट मुद्दा कम्युनल वायलेंस है। यहाँ पर हिंदुस्तान का मुसलमान कम्युनल वायलेंस का शिकार आज से नहीं, ये कई ज़माने से झेलता है। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में भी झेला था और अंग्रेज़ों के ज़माने से जो इम्प्लीमेंट हुआ है रोमन पॉलिसी के तहत डिवाइड एंड रूल, ये हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आने के बाद बंगाल को बांटा है और उसके बाद में हिंदुस्तान को बांटा है। हिंदुस्तान को बांटने में यहाँ पर कौमी यानी मजहबी बुनियाद बनाकर अलग अलग हिंदू मुस्लिम करके पहले तो बंगाल को बनाया, उसके बाद में वहाँ पर लाखों लोग मारे गए कम्युनल वायलेंस में। उसके बाद में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और मिली वो भी पाकिस्तान बनने के बाद। तो फिर पाकिस्तान का जख्म आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान झेल रहा है और पाकिस्तान की जो तादाद मुसलमानों की है उससे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद भी। तो यहाँ पर बांग्लादेश भी बना, पाकिस्तान भी बना, लेकिन हिंदुस्तान ने एक अपने करीबी दोस्त को यहाँ पर 1971 में, जिस वक्त इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बांग्लादेश के वहाँ के उस वक्त के रिबेल्स को या फिर मिलिटेंट्स को साथ देकर पाकिस्तान के खिलाफ में बांग्लादेश को बनाने में मदद की। मुजीबुर रहमान उस वक्त वहाँ के बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने और उनकी पत्नी का हाल ही में देहांत हो गया है 2 दिन पहले। और उनके बाद में उनका जो बेटा 17 साल के बाद में बांग्लादेश पहुंचा। तो फिर उनकी पार्टी आने वाले फरवरी में भी इलेक्शन लड़ रही है और हो सकता है वहाँ की अवाम उन्हीं को और या फिर वहाँ के इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स मिलकर वहाँ पर कौम की यानी बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट तो चलती है लेकिन परमानेंट गवर्नमेंट ये बना सकती है और उनमें उसका मामला ज़्यादा देखने को मिलता है। और इससे पहले की जो सरकार थी शेख हसीना, उन्होंने वहाँ जो खिलाफत मूवमेंट उस सरकार के और उस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आने के बाद वो पॉलिटिकल असाइलम के हैसियत में इस शक्ल में हिंदुस्तान न्यू दिल्ली में रह रही हैं, हिंदुस्तान की पनाहगाह में। तो फिर आइए देखते हैं कम्युनल वायलेंस का तो मामला ये यहाँ पर आ गया है। 7th पॉलिसी इम्पैक्ट क्या होती है। ये पॉलिसी इम्पैक्ट का भी मुद्दा ये मुद्दा आता है। ये पॉलिसी इम्पैक्ट के हिसाब से देखें तो इस वक्त से पहले CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर ये CAA और NRC को इस गवर्नमेंट ने बनाया था। तो फिर शाहीन बाग जैसे धरना सेंटर्स को मुख्तलिफ इलाकों में उस बिल का विरोध किया और उस बिल को रद्द खाने में डालने तक उस मोमेंट को बरकरार रखा और स्टैंडिंग
डेमोन्स्ट्रेशन को किया और उसके बाद में ये बिल तो डस्टबिन में या फिर कोल्ड स्टोरेज की यूं कहिए उसमें चले गई है। लेकिन इस हालात में जो बिहार के बाद में जो मुसलमानों के हालात आए हैं, सीएए के बजाय एसआईआर चलता है, ऐसी बात आती है देखने को और सुनने को भी मिलती है मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो फिर पॉलिसी इम्पैक्ट का मामला ये होता है कि मुसलमानों को यहाँ पर सेकंड थर्ड सिटीजनशिप स्टेटस दें और ना ही इक्वालिटी ना ही इक्वल बिफोर लॉ का दर्जा ये लोग को हासिल करने में या फिर फंडामेंटल राइट्स को यूटिलाइज करने में, उन हुकूकों को अमल करने में ना ही गवर्नमेंट एजेंसीज और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं अफसोस के साथ कि जुडिशियरी भी ये कम्युनल फोर्सेस के साथ मिली जुली एक सरकार में हिस्सा बन चुकी है। कई जजमेंटों में भी ये बात हमको देखने को मिली है और मिलती है। आइंदा भी ये इंडिपेंडेंट तरीके से जुडिशरी काम करने का हमको तो भरोसा तो नहीं है। वो इसलिए कि ये लोग अपने फोल्ड में जुडिशरी को भी लेने की वजह से ये पॉलिसी इम्पैक्ट मुसलमानों के खिलाफ में ये स्टैट्यूट जो पार्लियामेंट में बनते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फिर इसमें यहाँ पर जो मामला आया है उसी में तो फोर्थ आर्गन जिसको कहते हैं मीडिया, और जो मीडिया का मामला आता है तो फिर मीडिया के मामले में सुन लीजिए एक बार, 100 रिचेस्ट मुस्लिम्स के नाम पर यहाँ पर मुस्लिम्स 25-26 में कौन आते हैं तो फिर यहाँ टॉप पे आता है ये वाइप्रो कंपनी के चीफ अजीम प्रेम जी। ये गुजरात कच्छ के इलाके से आते हैं और ये बेंगलोर में इनकी कंपनी चलती है और इन्होंने शिया इनकी यानी इनका एक मजहब इस्लाम तो है ही, लेकिन इसमें शिया की कम्युनिटी से ये ताल्लुक़ रखते हैं और इनके पास इतनी संपत्ति होने के बावजूद और इनके अजीम प्रेम जी फाउंडेशन होने के बावजूद इसका तो डायरेक्ट तरीके से मुसलमानों का साथ देने में या फिर मुसलमानों के तकलीफात को उठाने के लिए ये ना ही एक सैटेलाइट चैनल है ना एक मीडिया हाउस है। और उनके बाद में यूसुफ अली ये लुलु कंपनी ये इनका मामला है। ये केरला के है। इनके वालिद एक अहमदाबाद में छोटे से बिजनेसमैन थे 30-40 साल वक्त पहले और उसके बाद में ये इन्होंने अपना बिजनेस रिटेल फील्ड में और जो भी इन्होंने चलाते हैं लुलु और वैसे शॉपिंग मॉल्स हो या फिर जिसमें होते हैं इनके पास भी, और कोई ऐसा मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए मुसलमानों के हालात को हिंदुस्तान सतह पर उठाने के लिए ना ही हिम्मत है। ये इन दोनों के साथ साथ और 5 के नाम भी जुड़ते हैं। ये लोग के पास तो दौलत है लेकिन हिम्मत नहीं है और मुसलमानों से कोई हमदर्दी भी नहीं है। ये बेरहम लोग हैं, बेदिल दोस्त दुश्मन बराबर होता है। तो फिर ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीदों की तो गुंजाइश नहीं होती। ये लोग सरकारी चापलूसी में जीते हैं और सरकारी के चापलूस बनकर लोगों में रहते हैं और इन्हीं गरीब जनता से अपना बिजनेस संभालते हैं और चलाते हैं। ये लोग के पास कितनी दौलत है, जूती लगाए और लात मारे, ऐसी दौलत को कौन देखता है, कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है। और उसके तो नहीं है, जो सरकार का होता है वो अवाम का नहीं होता। जो अवाम के हालात में तकलीफों में जो हिस्सा नहीं ले सकता, उन अवाम के तकलीफों को समझ नहीं सकता, ऐसे लोगों होना ना होना। और वो लोग के पास क्या है, वो लोग कितने अमीर है या कितने गरीब है दिल से, ये हमको तो ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसके बाद में यूसुफ हामिद आते हैं। ये सिप्ला कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी के हैं। ये अलीगढ़ से इनके रूट्स हैं और ये अलीगढ़ के बाद में ये यहाँ पर मुंबई में सेटल है। इनका भी ना ही एक मीडिया हाउस है, ना ही एक चैनल चलाने की, ना ही इनके पास कैपेसिटी है, ना ही और होशियारी है और ना ही दम है मुसलमानों के साथ अपने उसूलों को और अपने हिसाबों को कम से कम ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करने में भी ताकतवर नहीं है। ये लोग बेहद कमज़ोर लोग हैं और एकदम से अनफिट लोग हैं और ये लोग सरकार की चापलूसी में जीते हैं अपनी दौलत को बढ़ावा देने के लिए।
और उसके बाद में इरफान रज़ाक है। ये इरफान रज़ाक भी प्रेस्टीज ग्रुप चलाते हैं। ये भी कच्छ से आते हैं, ये भी गुजराती है। और ये गुजराती 100 साल पहले इनका भी छोटा सा एक टेलर का बिजनेस था, वो भी कर्नाटका के बेंगलोर के इलाके में। वो एक तरह से मोची माने जाते हैं मुसलमानों में ही। और उनका जो ग्रुप है, ये ग्रुप का मामला उनसे जो चलता है वो चलता भी है। लेकिन जब 1 2 3 का नाम भी नहीं आया मीडिया हाउसेस में और मुसलमानों के गुजरात दंगों में पीड़ित लोगों को मदद करने में, ये लैंडमार्क पॉइंट्स है जो हम बता रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद में जो कम्युनल वायलेंस में मुसलमान मारा गया था, उन लोगों की ये इन मुसलमानों ने ना ही मदद की, ना ही आज तक के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन मुसलमानों के ऊपर होते हैं। और इतने चैलेंजेस को मुसलमान एक अकेला हिंदुस्तान में फेस करता है, तो फिर ये मुसलमान नाम के मुसलमान, और ऊपर से ये कच्ची लोग हैं, कच्छ से आए हैं, गुजराती है, और गुजरात को जो लोग चलाते हैं, और उन गुजरात लोगों से भी ये लोग का ताल्लुक होता है, चापलूसी में जीते हैं। और सरकार के छत्र छाया में वो लोग के खिलाफ आंख तो क्या जबान तक नहीं खोलते और आंख तक नहीं उठाते, नजर से नजर भी मिलाने की ना ही हिम्मत है ना ही ताकत है। अगर इस मुल्क में मुसलमान के कौम को या फिर मुसलमान की तादाद को अगर चलाता है तो वो गरीब मुसलमान चलाता है। और गरीब मुसलमान के पास सामान बेचकर, माल बेचकर, जूते चप्पल चावल ऐसी चीजों को बेचकर ये लोग, दवाएं ऐसे लोग को, ये गरीब लोगों को बेचकर ये अमीर हुए हैं। लेकिन ये कभी गरीब का मुसलमान नहीं बन सका। और दूसरा आई है रफीक मालिक है। ये रफीक मालिक एक जमाने में जूते पहना करते थे हम बचपन में भी, और वो जूते मेट्रो हमारे एरिया में भी मेट्रो फुटवेयर था। और वो उस वक्त के भी बड़े ज़ईफ इंसान थे, उनके पास भी हम जूता खरीदते थे हाई स्कूल के वक्त पर। और वैसे वैसे ब्रांड भी ना इनके पास मीडिया हाउस है, और ना ही सरकार के जो फैसले हुए हैं हिंदुस्तान का मुसलमान जो झेलता है उसी को भी चैलेंज करने की हिम्मत भी नहीं है, ना ही ये लोग को सलाहियत है, और ना ही कोई चीज के है। ये खुद के अपने जिए पर बलबूते पे जीना चाहते हैं, वो भी सरकारों के छत्र छाया में रहकर। ये मुसलमान का नहीं हुआ, ना ही कौम का हुआ। और क्या हुआ, किसका हुआ, ये किसी का भी नहीं हुआ। ये एक व्यापारी हुआ, वो भी गुजराती का मॉडल का। और उसके बाद में डॉक्टर आजाद मूपेन है। ये आजाद मूपेन का भी एक ब्रांड है, और एस्टर नाम से ये डीएम हेल्थ केयर को चलाते हैं। और ये हेल्थ केयर चलाने में और इनका मामलात दुबई में रहते हैं, केरला से आते हैं। तो फिर इनका भी मामला वही अजीब व गरीब है, इनके ताल्लुक से बोल सकते हैं। तो फिर जब इतने भी बोले हैं तो इनका भी मामला कोई होना ना होने के अब बराबर है, ना होना ना होना भी यहाँ पर देखने को भी वही बात आती है। उसके बाद में शमशेर वाइलिल है। ये शमशेर वाइलिल बुर्जिल होल्डिंग्स, और ये भी हेल्थ केयर चलाते हैं। ये क्योंकि ये देखने को मिलता है जो इनका जो अजीम प्रेम जी जो चलाते हैं, उन्होंने वो जो कंपनी है उसी तरीके के गुजरात से 7 में से 2 गुजराती है और 7 में से एक आधा ज्यू है, यानी उनकी वालदा ज्यू है और हिंदू मुस्लिम उनके फादर हैं। ऐसा भी एक इंसान हमको देखने को मिलता है। तो फिर हम उसको ना ही ज्यू कहते और ना ही किसी हमदर्द कहते। और करोड़पति मुसलमान के लिस्ट में तो है, 100 में तो नहीं आया इसका नाम, लेकिन फिर भी ये नाम 7 मुसलमानों के लिस्ट में तो है, फिर इसके बाद में आता है। और मेंटल हेल्थ, ये मेंटल हेल्थ ये एक स्टिग्मा है, ये मुसलमानों के ऊपर पहले से ही ठप्पा लगा देते हैं और उसका शिकार हिंदुस्तान का मुसलमान है। क्योंकि ये लोग मुसलमान के ऊपर जो एंटी मुस्लिम जितने भी ग्रुप्स है, गैंग्स है, इसको बढ़ावा देने में हिंदुस्तान के कितने लोग साथ देते हैं। बीजेपी का, आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जो जिनको अब
पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट में भरोसा नहीं होता। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करने के लिए मीडिया में बैठते हैं और मीडिया चलाते हैं। और यहाँ तक कि मीडिया जितना हिंदुस्तान में फोर्थ स्टेट कहलाता है, वो उतना तो स्टेट के कंट्रोल में जीता है। वो एक पैरासाइट हो गया है, और पैरासाइट की जिंदगी में मुसलमान तो है ही नहीं, अगर है तो फिर चापलूसी में है। और इस यही चैलेंज है, ये मेंटल हेल्थ मुसलमानों का इस स्टिग्मा से जूझ रहा है और इन तकलीफों का शिकार है। और इन चैलेंजेस को भी 2025 में इसको क्रॉस कर दिया और 2026 में आ गया। और 2026 में हम ये वीडियो आपके नज़र में, ये चैलेंजेस को नज़र में लाना हमारा एक मंशा है। हम इससे ज़्यादा कर भी तो क्या कर सकते हैं। यह तो मीडिया हाउस हम अपने बलबूते पर, अपनी हिम्मत पर, अपनी ताकत पर, ये छोटी सी मेहनत हमारे अपने आप से हम करते हैं, फ्रॉम आवर ओन पैकेट हम करते हैं। और ना ही किसी से आप हमारे पूरे 2000 से ज़्यादा वीडियोस हमने बनाई हैं, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। 2000 अरसे से, यानी दो साल से हम बना रहे हैं। 2000 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, लॉन्ग वीडियोस भी बनाए हैं हम, और शॉर्ट वीडियोस भी बना रहे हैं हम। और शॉर्ट वीडियोस में शॉर्ट इश्यू होता है, लॉन्ग इश्यू में ये पहला साल का, यानी ये 2026 का पहला दिन है, इसलिए हम आपके सामने ये सारे चैलेंजेस को लेकर आए हैं। और एक अकेला मुसलमान इस चैलेंजेस को झेल रहा है, और इन चैलेंजेस को भी आने वाले वक्त में, और ना ही इन करोड़पतियों की, ना ही ये बिलियनर्स मुसलमानों की, ना ही कोई मदद ये लोग करेंगे, और ना ही किसी को इसकी चीज़ की उम्मीद है। और आइंदा हम मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोस के साथ। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच।